Hello students, I welcome you to my channel Roots of Economics. Students, we have already done meaning and types of inflation in part 1 and difference between demand pull inflation and cost push inflation in part 2. So if you haven't seen those videos, I will put the link in the I button. So let's start with the very first topic, which is causes of inflation. इन्फ्लेशन होने की क्या क्या कारण है, इन्फ्लेशन होती ही क्यों है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम कॉजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिमांड फैक्टर्स, सप्लाई फैक्टर्स एंड थर्ड हमारा है मॉनेटरी एंड फिस्कल फैक्टर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिमांड फैक्टर्स से। डिमांड फैक्टर्स में पहला आपका पॉइंट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपकी इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है, पॉपुलेशन में इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इकोनॉमी में ज्यादा लोगों का प्रेजेंट होना, तो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स इंक्रीज कर जाएंगे, कंज्यूमर्स इंक्रीज करेंगे तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड हमारी ज्यादा होती है और सप्लाई हमारी गिवन है तो होगा क्या, इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। सो दिस वाज वन डिमांड फैक्टर्स। सेकेंड पॉइंट अंडर द डिमांड फैक्टर इज राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अगर आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है और आपकी इकोनॉमी के सिटीजन्स की इनकम भी इंक्रीज कर रही है, तो जब ज्यादा इनकम होती है तो एक इंसान ज्यादा कंजम्पशन करता है, ज्यादा कंजम्पशन करने के लिए वो अपनी डिमांड बढ़ाता है, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और जब भी डिमांड हमारी इंक्रीज करती है तो हमारे प्राइसेस इंक्रीज करने स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, अगेन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि हम डिमांड के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो थर्ड पॉइंट अंडर द डिमांड फैक्टर इज इंक्रीजिंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्बनाइजेशन का मतलब है अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन में इंक्रीज आना। अब अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन 2 तरीके से इंक्रीज होती है। फर्स्ट रीजन इज कि वहां की जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसी में क्या हो रहा है, ज्यादा बर्थ रेट हो रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। दूसरा रीजन क्या होता है अर्बनाइजेशन का, कि रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रही है और लोग कहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। अब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट क्यों करते हैं, ड्यू टू द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड का बर्थडे है और आपको उसको एक बर्थडे कार्ड गिफ्ट करना है। बर्थडे कार्ड लेने के लिए आप जा सकते हो एक स्टेशनरी शॉप पे, जो कि एक पाइल अप करके कार्ड्स का कलेक्शन रखते हैं, और दूसरी ऑप्शन आपके पास है टू गो टू एन आर्ची शॉप। आर्ची शॉप में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आपको दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है, तो यहाँ पर आप स्टेशनरी शॉप से कार्ड परचेज ना करना जरूरी समझ के आप जाना चाहोगे कहाँ पर, आर्चीज की शॉप पे, क्योंकि वहां का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे होने के कारण वो शॉप आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली मैक्रो लेवल पे अर्बन एरियाज का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अच्छा होने के कारण वो रूरल एरिया से पॉपुलेशन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, अर्बनाइजेशन। अब रूरल एरिया से जब पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में आ रही है तो वो अर्बन एरियाज में आकर रोजगार कमाएगी, इनकम जनरेट करेगी और अपनी डिमांड इंक्रीज कर देगी। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई तो उस पेस से इंक्रीज नहीं कर रही, तो डिमांड हमारी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, और कौन सी इन्फ्लेशन निकल कर आती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं अंडर द डिमांड फैक्टर्स, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लेंगे कैटेगरी सप्लाई फैक्टर्स। सप्लाई फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट है इरेगुलर एग्रीकल्चरल सप्लाई। एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लें, हम जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर। हो सकता है कि आपकी कंट्री में ड्राउट आ गया है, सूखा पड़ गया है, या बाढ़ आ गई है, फ्लड सिचुएशन है, तो दोनों ही सिचुएशन एक नेचुरल कैलामिटी होती है जो आपकी कंट्रोल में नहीं है।
तो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हिंड्रेंस पैदा कर सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है, जिसके चलते आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। क्लियर? सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, प्राइसेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एक नॉर्मल एडीएस कर्व को ड्रॉ करते हैं, सप्लाई कर्व जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, एग्जिस्टिंग डिमांड के साथ वो जो नया इंटरसेक्शन देता है, वहां पे आपका प्राइस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो यहाँ पर एग्रीकल्चरल सप्लाई इरेगुलर होने की वजह से आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है होर्डिंग ऑफ असेंशियल गुड्स। असेंशियल गुड्स जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उन गुड्स की, उनकी अगर इकोनॉमी में होर्डिंग होने लगती है, होर्डिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि इकोनॉमी में ना आज की डेट में बहुत डिमांड है, तो मैं जितनी भी प्रोडक्शन सप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं अपने गोडाउन में सेव कर लेता हूँ और मार्केट में जनरेट करता हूँ आर्टिफिशियल सप्लाई। सारे ही प्रोड्यूसर्स अगर ऐसा करेंगे, होर्डिंग करेंगे, आर्टिफिशियल सप्लाई की शॉर्टेज जनरेट करेंगे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ सप्लाई जनरेट करेंगे, तो इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड तो है लेकिन आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट अंडर द सप्लाई फैक्टर्स। ये कहाँ पे पाया जाता है, काफी लोग फूड ग्रेन की जो सप्लाई है उसकी होर्डिंग करते हैं, और जब इकोनॉमी में एकदम से डिमांड आती है फूड ग्रेन की, तब वो होर्डिंग वाला सामान निकालते हैं और उसको महंगे दाम पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आ गई इन्फ्लेशन। थर्ड रीजन है राइज इन एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का क्या मतलब होता है, दोज प्राइसेस विच आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिन प्राइसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो उसका प्राइस कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट उन प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है, जो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो वो आपको महंगे दाम में मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, आप सप्लाई को कम करोगे और इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो दिस वाज अनदर रीजन फॉर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आपका है राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स। अब हमारी इकोनॉमी में समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम अपनी कंट्री से परचेज न करके कुछ रॉ मटेरियल को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? हमने बाहर की कंट्री से जो चीजें इंपोर्ट करनी है उनके प्राइसेस को आप तो रेगुलेट नहीं कर रहे, बाहर की कंट्री ने अगर आपको चीजों को सेल करा है महंगे दाम पे, तो आपके इंपोर्ट्स क्या हो गए, कॉस्टली, और इंपोर्ट्स में आप खरीद क्या रहे थे, रॉ मटेरियल, तो आपके लिए रॉ मटेरियल महंगा हो गया। रॉ मटेरियल जैसे ही महंगा हुआ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई को शिफ्ट करोगे लेफ्टवर्ड और हमारी कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी, अगेन द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और इन अ वे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के ही फर्दर फैक्टर्स पढ़े हैं, तो आप प्लीज पार्ट 2 ऑफ इन्फ्लेशन जरूर देखना, उसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डायग्रामेटिकली समझा रखा है, तो वो समझने के बाद आपको ये पॉइंट्स की ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है मॉनेटरी एंड फिस्कल फैक्टर्स। मॉनेटरी मीन्स द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई एंड फिस्कल फैक्टर्स मीन्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है राइजिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपकी गवर्नमेंट बहुत से खर्चे करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, हमारे लोगों को सब्सिडीज देती है, तो गवर्नमेंट ही जो भी खर्चे कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट इकोनॉमी से क्या करती है, चीजें खरीदती है, तो इन अ वे गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, डिमांड जनरेट कर रही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है, और जैसे ही हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है, तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज करने स्टार्ट कर जाएंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। सेकेंड इसमें रीजन है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाता है तो उसमें लिखता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप लोगों की पॉकेट मनी को हम कंसिडर करते हैं, आपके लिए पॉकेट मनी क्या है, आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम,
और जो आप पॉकेट मनी से खर्चा करते हो वो आपका क्या हो जाता है, आपके एक्सपेंडिचर। मान लो कि एक महीने में आपकी पॉकेट मनी आपको कम पड़ गई, तो आप क्या करते हो, आप अपनी फ्रेंड से बोरो करके क्या करते हो, अपने एक्सपेंडिचर को इनकर करते हो। तो वहां पर आपकी एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो आप किस में चल रहे हो, आप लॉस में चल रहे हो, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं डेफिसिट। तो गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट का क्या कहलाता है, बजट डेफिसिट। लेकिन डेफिसिट को कहीं ना कहीं से तो बजट गवर्नमेंट को फाइनेंस करना है, तो इसीलिए पॉइंट का नाम पड़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस करता है अपने डेफिसिट को, उस गैप को जो कि हमारा ओरिजिनेट हो रहा है बिकॉज हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, रेवेन्यू से। तो गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि वो क्या करे, पैसे को ज्यादा प्रिंट करे। तो हमारा सेंट्रल बैंक विच इज द आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज होती है तो हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इन वन लाइन इज प्रिंटिंग ऑफ मनी टू फाइनेंस द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आप अपने सेंट्रल बैंक को बोलोगे कि ज्यादा पैसा प्रिंट करो, लेकिन पैसा प्रिंट करने से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और उसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते हैं और क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन।